हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस प्रश्न को आज इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या था? विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त या श्रीगुप्त? वापस बता रहा हूँ, गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या था? विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त या ब्रह्मगुप्त? इसका उत्तर है श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने स्वयं को गुप्त श्रीगुप्त का क्या कहा है? प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कहा गया था ये। समुद्रगुप्त ने स्वयं कहा था कि मैं श्रीगुप्त का क्या हूँ? पौत्र हूँ, पुत्र हूँ या परपुत्र हूँ? याद रखिएगा, वापस बता रहा हूँ मैं। समुद्रगुप्त ने स्वयं को श्रीगुप्त का क्या कहकर संबोधित किया था? क्या उसने परपुत्र कहा अपने आप को, पुत्र का या पुत्र का? तो इसका उत्तर है परपुत्र का। अपने आप को क्या कहा उसने? परपुत्र। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, घटोत्कच की उपाधि क्या थी? घटोत्कच ने अपनी उपाधि क्या रखी? महाराजा धीराज, महाराजा या महाधीराज? याद रखिएगा ये प्रश्न। कुछ प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। उसका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम को उपाधि प्राप्त थी। ये प्रश्न भी आप ही उत्तर देंगे। महाराजा धीराज, महाराजा या महाधीराज? याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत किसने चलाया? गुप्त संवत किसने चलाया? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या स्कंदगुप्त ने? इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ आपको। पीछे वाले दो क्वेश्चन और नहीं बताएंगे, पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसका उत्तर। इसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। याद रखिएगा, गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? सुरसेन या हरिसेन? ये इजी प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा, हरिसेन। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का वर्णन करें। वर्णन किस में दिया गया है? समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का वर्णन किस में दिया गया है? प्रयाग प्रशस्ति में, लखनऊ प्रशस्ति में, इलाहाबाद प्रशस्ति में? तो इसका उत्तर है इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की सफलताओं का या विजयों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के पास कौन सी सेना शक्तिशाली थी? इससे पहले एक प्रश्न और भी था, लेकिन पहले ये कह लेते हैं, समुद्रगुप्त के पास कौन सी सेना शक्तिशाली थी? जल सेना, नौसेना या स्थल सेना? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे पहले एक क्वेश्चन और था, समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा, इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा, इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? ये प्रयाग प्रशस्ति में, लखनऊ प्रशस्ति में या इलाहाबाद प्रशस्ति में? इसका उत्तर भी आप दीजिएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त किसके भक्त थे? विष्णुगुप्त थे, विष्णु के भक्त थे, शिव के भक्त थे या अग्नि के भक्त थे? तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर है शिव के भक्त थे। अगला प्रश्न, देवराज व देवगुप्त की उपाधि किस शासक को कहा गया? देवराज व देवगुप्त किस शासक का नाम था? समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का या चंद्रगुप्त द्वितीय का? इसका प्रश्न का उत्तर भी आप दीजिएगा। मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में देना है आपको आंसर इसका, नहीं तो वरना सभी के प्रश्नों के उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा आपको। प्रभावती गुप्त किस की पुत्री थी? समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की या चंद्रगुप्त प्रथम की या चंद्रगुप्त द्वितीय की? तो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर भी पता चल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं जो छोड़े हैं मैंने प्रश्न। अगला प्रश्न, वकाटक के राजा रुद्रसेन का विवाह किससे हुआ था? तो ये आपको बता दूं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको। चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक के राजा रुद्रसेन से हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है और प्रभावती गुप्त के पुत्र अल्पवयस्क होने के कारण प्रभावती गुप्त खुद स्वयं राजकाज संभालती हैं। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इस प्रकार से वकाटक क्षेत्र भी गुप्त साम्राज्य में आ जाता है। तो इसका उत्तर है प्रभावती। वकाटक के राजा रुद्रसेन का विवाह प्रभावती गुप्त से हुआ था। किससे हुआ था? प्रभावती गुप्त से हुआ था। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किसे मिली हुई है? तो सीधा सा उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय को ही मिली हुई है विक्रमादित्य की उपाधि। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे कहा गया है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे कहा गया है? कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय को या चंद्रगुप्त को? तो इसका उत्तर है कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है। अब आगे प्रश्न आया आपके, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त ने? वापस बता रहा हूँ, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार का मानी क्या होता है, इसका मीन क्या होता है? मरम्मत करवाना। सुदर्शन झील की पुनः मरम्मत किसने करवाई थी? क्या स्कंदगुप्त ने करवाई थी, समुद्रगुप्त ने करवाई थी या चंद्रगुप्त ने करवाई थी? इसका उत्तर है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न है आपका, फाहियान भारत किसके काल में आया? ये प्रश्न के उत्तर आप बताइएगा। वापस चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट के काल में आया था या चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था? उत्तर इजी है, आपको पता चल जाएगा इसका। गुप्त वंश की राजकीय भाषा कौन सी थी? ये भी आप कीजिएगा। संस्कृत थी, यूनानी थी या तमिल थी? बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स पे। और हो सके तो आप हमारी टेलीग्राम की आईडी पे जाइएगा, साइन क्लासेस जालोर, उसमें जाकर आप बता सकते हैं मुझे उत्तर। अगला है पॉइंट, अगला सवाल है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचयिता, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिदास, शूद्रक या विशाखदत्त? इसका उत्तर है कालिदास। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन थे? कालिदास, शूद्रक या विशाखदत्त? इसका उत्तर है शूद्रक। मृच्छकटिकम नाटक के रचयिता शूद्रक थे। शूद्रक थे। अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई तो यूरोप तक किसके द्वारा गई? शुरुआत तो भारत में हुई थी, लेकिन यूरोप में कैसे पहुंची? यूरोप में तो उस समय आपको बता दूं, भारत में अरबों का व्यापार अधिक था भारत में, इसलिए अरबों ने ये सीखी भारत से और यह यूरोप तक पहुंचाई। तो इसका उत्तर है अरबों द्वारा ये यूरोप में गई। अगला प्रश्न है, नालंदा में बुद्ध की मूर्ति कितने फीट लंबी है? नालंदा में बुद्ध की मूर्ति कितने फीट लंबी है? 40 फीट लंबी है, 80 फीट लंबी है या 99 फीट लंबी है? इसका उत्तर है 80 फीट लंबी है। अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज में 7.5 फीट लंबी बुद्ध की प्रतिमा है, वो कौन से धातु की हैं? सुल्तानगंज में 7.5 फीट लंबी बुद्ध की प्रतिमा है, वो कौन से धातु की है? क्या वो तांबे की है, सोने की है या चांदी की है? इसका उत्तर आप देंगे या मैं ही दे देता हूँ, चलो। तो उसकी वो तांबे की है, तांबे की ये मूर्ति बनी हुई है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन समाज में वेश्य का कार्य क्या था? व्यापार, रक्षा या अध्ययन अध्यापन कराना? वेश्य लोग तो समाज में 4 प्रकार के वर्ण उपलब्ध थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र। तो वेश्यों का कार्य क्या था? यह आपको शायद बहुत सब बच्चों को पता होता है, छोटे क्लासों में कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले तो बड़े आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर है व्यापार। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन समाज में सेवा का कार्य कौन करते थे? तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैश्यों के बाद शूद्रों की बारी आती है, ये तीनों वर्णों की सेवा क्या करते थे? सेवा कार्य शूद्रों का था। तो आप आज मैंने इतने सारे प्रश्न दिए हैं आपको, 25 प्रश्न दिए हैं मैंने आपको। इन 25 प्रश्नों के उत्तर आप मुझे टेलीग्राम आईडी साइन क्लासेस जालोर में दे सकते हैं। आप चाहिए वहाँ देखिए। जो इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें, कुछ बताएं हमें और कुछ वीडियो बनाने के लिए टिप्स दें, बताएं हमें, पूछें कि कौन से प्रश्न क्या आपको नया बना कर देना है। आइए